बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इदारे बनाने के दावेदार इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो सरकार है वो उन्होंने आज एक और आईनी इदारे पर डायरेक्ट हमला किया है। क्या होता है कि आज वफाकी वज़रा सामने आते हैं और आकर कौम को ये बताते हैं, अपना मुतालबा, अपनी मांग सबके सामने रखते हैं। और उनकी मांग एक है कि फौरन से पहले पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दे। मुस्तफ़ी होने का दावा है, मुस्तफ़ी होने की डिमांड है और मुस्तफ़ी होने की मांग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार की उस इदारे से जिसका जुर्म क्या है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्या हो गया कि जो इलेक्शन कमीशन है उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान की आवाम ने ये विटनेस किया है नाजरीन कि डस्का इलेक्शन के दिन जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको बजोरे ताकत, बजोरे बंदूक उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। बहुत घंटों तक उनका कुछ पता नहीं चलता और ना सिर्फ उनको उठाने की दावेदार है ये हुकूमत बल्कि उसका एतराफ भी बरमला कर रही है। लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन से मुस्तफी होने की मांग कर रही है। सवाल बहुत से जन्म लेते हैं। सवाल यह भी जन्म लेता है कि भाई उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ऐसा क्या जुर्म हो गया को इमरान खान साहब ने खुद इस ओहदे पर लगाया, खुद अपनी मर्जी से चुना, उससे ऐसा क्या गुनाह सरजद हो गया कि आज इस्तीफे की मांग सामने आ रही है। क्या जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या वो इस इलेक्शन कमीशन का जुर्म था? क्या सेनेट इलेक्शंस में जो बात नहीं मानी गई सीक्रेट बैलेट की, क्योंकि वक्त की कमी थी, आइन और कानून के मुताबिक चला गया, क्या वो कसूर था इस इलेक्शन कमीशन का? ये तो खैर हुकूमती नुमाइंदे ही हमें बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का आखिर क्या कसूर था कि पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या फिर एक बहुत अहम सवाल, क्या यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामले की तरह एक रेफरेंस भेजा जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन मुस्तफी नहीं होता? एनीवेज, क्या इमरान खान हुकूमत के लिए सब मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू है क्योंकि सब इदारों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान नहीं है? एक इदारा है जिसके खान साहब बहुत गुन गाते हैं, जिसके खान साहब बहुत ज्यादा फैन हैं, वो इदारा है नैब का। तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने यह देखा कि आपके डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को उनकी रिटायरमेंट के बाद 1 साल की एक्सटेंशन दी जाती है। समझ में आता है कि एक्सटेंशन क्यों दी गई? क्योंकि बीआरटी का मसला हो, मौलाना साहब के मामलात हो, इसके अलावा जितने भी आपकी बिलियन ट्री सुनामी हो, बहुत बड़े बड़े मामलात हैं जो उन डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को देखने पड़ते होंगे और वो अकेले तन्हा इन मामलात को बखूबी देख रहे हैं। तो शायद तारीख में वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है। ये तमाम सवालात हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बरमला करेंगे। मुझे आज ज्वाइन करना है और कर रहे हैं सदीक अल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ऑपोजिशन बेंचेस से हैं। मुझे अब से थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे जी शौकत बसरा साहब, लाहौर स्टूडियोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे अब से थोड़ी देर में जी ज्वाइन कर लेंगे तैमूर तालपुर साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल सदीक अल फारूक साहब से रखूंगी क्योंकि हुकूमत अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आप कुछ सीखें अगर ऑलराइट, आप कुछ सीखें अगर आपको सियासत सीखनी है। इतने साल हो गए आप लोगों को सियासत करते हुए, आपकी पार्टी को सियासत में आए हुए, आपकी पार्टी का सियासी तजुर्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आमद और पैदाइश से बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको गुरु बनाना है ना, कुछ सीखना है, तो आप खान साहब से सीखें। एक बात इमरान खान साहब की नहीं मानी इलेक्शन कमीशन ने, किस तरह से पूरी की पूरी हुकूमत, सारे के सारे वफाकी वज़रा मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीनश। सियासत लुग़वी तौर पर भी और अगर आप तारीख़ को उठा के देखें तो इसके मतलब खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है,
अल्लाह के बंदों की और रियासत की। तो और ये मीरास है अंबिया अलैहिमुस्सलाम की। अगर हम वो सियासत करें, जी आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल, मुझे आ रही है आपकी आवाज, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मेरी आवाज नहीं जा रही? मुझे आपकी आवाज आ रही है सिद्दीक फारूक जी। तो इस दरमियान में अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास है। हम खताकार लोग हैं, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क की खिदमत की है। एटमी धमाके हों, मोटरवेज हों, सी पैक हो, या बड़ी लोड शेडिंग 20-20, 22-22 घंटे की ख़त्म करने के लिए 12,000 मेगावाट बिजली की पैदावार हो, या इसके अलावा बहुत से मईशत को बेहतर बनाना हो। और अगर आप कहती हैं कि हम इनसे सीखें, क्या सीखें? हम यू टर्न सीखें इनसे? क्या सीखें? अपनी गुफ्तगू जो है यानी उसमें हम गालियां ले आए, झूठ बोलना, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन कह के फिर उसके बाद अगला काम वो जो खुदा न खासा में क्या शैतानी काम हम करें। इसलिए हम इनसे नहीं सीखेंगे। हमें जो सियासत आती है उसमें अगर कोई कमजोरी है तो हम उसे और बेहतर करेंगे। चले, असल में हम रियासत पाकिस्तान। सर एक सवाल स्पेसिफिकली आपके सामने पूछ देती हूँ, क्योंकि आपने मौका दिया, बार बार कहा कि आप क्या सीखें। नैब को आप दुहाइयां देते रहते हैं, आप नैब का, चेयरमैन नैब का नाम लेना या उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन करना, एज ए पार्टी, एज PMLN आप वो तो कर नहीं पा रहे। आप एक डिफिकल्ट टाइम नैब को तो दे नहीं पा रहे, डर डर के आप उनका नाम जो है वो लेते नहीं थक रहे हैं। अभी सिर्फ नैब नैब नैब, आप इसी को ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इमरान खान साहब से क्या सीखना चाहिए। इट्स देयर वे और इट्स द हाईवे, इट्स देयर वे और इट्स द हाईवे। जी मैं अर्ज करता हूं, हम नैब का नाम भी लेते हैं, लेकिन नैब के सरपरस्तों का नाम भी लेते हैं। नैब का तो अभी आप देख रही हैं कि क्या मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, भाई नैब का अगर है भी कोई मैंडेट तो करप्शन है ना। ये सियासी बयान दे के आप इंतखाब, आप जो है वो तरमीम के लिए चले जाएं, बेल की कैंसिलेशन के लिए चले जाएं कि जी मरियम नवाज जो हैं वो नाजायज फायदा उठा के सियासत कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं। ये गलत बात है। मैं अभी हमें कहते थे कि भाई नैब का मौजूदा चेयरमैन जो लगाया है इमरान खान साहब, आपने लगाया है। आपकी जुबान में बात करूं, आप इस्तीफा मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो फिर मैं ना अर्ज करूं हुजूर कि इस्तीफा आपने रिजेक्टेड लोगों को, जिन्होंने वोट बेचे, उनका वोट जो सादिक व अमीन नहीं रहे, उनके वोट का एतमाद लिया, और एतमाद भी गैर आईनी इजलास बुला के लिया। आप इस्तीफा दें। ठीक है, शौकत बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट। बसरा साहब, सब तो पहले तो मैंने यह दसो तुसी शो ही चाहना ही भूल गए हो, मतलब ऐसे कमाल ही हो गई जे। आज आप क्या वो मावन खुसूसी के पीछे अदालत में खड़े हुए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, मानना बड़े मसरूफ है, पर इतनी मसरूफियत कि आप मेरे शो में आना भूल गए। मतलब क्या करूं अब आपका। सद अफसोस बसद अफसोस कि आप लोगों को तो इलेक्शन कमीशन भी अच्छा नहीं मिला, दिल तोड़ दिया इलेक्शन कमीशन ने आपका। दिनेश, पहली बात तो बिल्कुल सही बात है, ये सच है कि मैं हुआ ये कि आज जब हाईकोर्ट में पेशी थी तो वहां पर मैं भी डॉक्टर साहब वगैरह के साथ मैं कुदरती वहां पे मौजूद था। हाईकोर्ट में अपनी केसेस के सिलसिले में कोई एक दो हमारे दोस्तों का मसला था, वहां पर सिद्दीकुल फारूक साहब की जमात के कुछ लोग उन्होंने मनसूबाबंदी कर वो सारा कुछ बंदोबस्त करके आए हुए थे। तो हुआ ये कि धक्कम पेल में मेरा जो टांग है वो लग गई जाके बैरियर में। अच्छा, वो बिलीव करें कि इतने मुझे शदीद चोट लगी कि मैं वो आज फिर वो चला गया, इसलिए मैं भूल इसलिए गया तो वो कहता पट्टी वगैरह करवाई है, मैं आपको दिखा नहीं रहा जहाँ मेरे चोट लगी है। तो आई एम सो सॉरी, ना दिखाना मेरे बिल्कुल पट्टी ना दिखाना। अच्छा, तुसी पहले भी सिर दी पट्टियां बड़ियां दिखाइयां। ओके बसरा साहब, आई विश यू स्पीडी रिकवरी। इलेक्शन कमीशन भी आप लोगों को अच्छा नहीं मिला, हाय रे किस्मत, क्या करें। पहली बात दिनेश, गुजारिश ये है कि इदारे पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की आज जो पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, जो पाकिस्तान में सियासतदान में मजबूत कैसे होंगे। नहीं बसरा साहब, एक मिनट खड़े हो जाओ सर, मजबूत कैसे होंगे इदारे? इस्तीफा देकर मजबूत होंगे? आपके अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया हुआ है, क्या हुकूमत की तरफदारी करने से इदारे मजबूत होंगे? जरा मजबूत होने की डेफिनेशन बता दीजिए, किस तरह से मजबूत होंगे इदारे। जी दिनेश, आपको सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जवाब मुकम्मल कर लेने दें, मैं आपकी बात को मुकम्मल कर लें। पूरा सवाल देखें, मैं तो पता है मैं गल सच्ची करना पाए जो मर्जी हो जाए। गुजारिश ये है
کہ جو بات میں یہ ہے کہ 70 سال میں جو پاکستان آج وہیں پہ وہیں کھڑا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر وہ آمریت رہی، اگر عامر آیا، اس نے بھی اداروں کو اپنے تابع کیا. وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، وہ تو سارا کچھ بیڑا گرک کرنے کے بعد ملک پہ قبضہ کرتا ہے. اسی طرح وہ جو سویلین ڈکٹیٹر آئے، انہوں نے بھی عامر کا روپ دھار لیا. جب ان کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے، انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا. اگر کسی چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ یہاں پر منمانیاں نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر جو آئین کہتا ہے وہ ہونا چاہیے، ان کے خواہ پاس بریف کیس لے کر چلے گئے. نہیں کچھ ہوا تو ان کو گھر بھیج دیا. اچھا، اب جو بات آپ کر رہی ہیں، تحریک انصاف سے زیادہ اور پرائم منسٹر عمران خان سے زیادہ کسی کی وش نہیں ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اب یہ جو سوال اٹھا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہی ہیں. الیکشن کمیشن میں یہ جو گزشتہ 1 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے، یہ اسی کا رد عمل ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے صرف یہ کہا، خاص طور پہ جب ڈسکا کا الیکشن آیا، ڈسکا کے الیکشن میں جو کچھ ہوا کہ خود کینڈیڈیٹ جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی ہماری بہن، انہوں نے اپلیکیشن فائل کی کہ جی سارا الیکشن ہم درست مانتے ہیں، صرف 20 پولنگ سٹیشنوں پر ری پول کروا دیں. ابھی میں آپ کو اپلیکیشن واٹس ایپ کرتا ہوں، آپ کے پاس پڑی ہوگی. دوسری بات، سر میرے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے، میرے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے. میرے پاس یہ بھی پڑا ہوا ہے کہ کس طرح سے عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے تو 20 پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے تھے نا، تو پورے کے پورے 360 کے اوپر جو ہے وہ کیوں انتخاب ہو رہا ہے. وہ چیزیں بہت کچھ پڑی ہوئی ہیں. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ سر ادارہ آپ کے مطلب کی بات کرے گا تو ادارہ مضبوط ہوگا، اس کے علاوہ ادارہ مضبوط نہیں ہوگا، رائٹ؟ اب آپ نے مجھے خود ہی بتا دیا اپنے جواب سے کہ آپ ڈسکا کا بدلہ نکال رہے ہیں، کیونکہ ری پول کا بولا گیا نا کہ بھئی وہاں پر ڈسکا میں ری پول کا بولا گیا، تو اس چیز کا بدلہ نکال رہے ہیں. ریزنز بتا رہا ہوں کہ کس ریزن، کن وجوہات کی بنیاد پر آج یہ بات آئی ہے. آپ دوسری بات دیکھ لیں کہ جو گند پڑا ہوا ہے سینٹ کے الیکشن میں، خرید و فروخت، ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کی قیمتیں لگ رہی ہیں. کیا کیا ہم لوگوں نے؟ پریزیڈنٹل وہاں پر لے کر گئے، ہم کورٹ میں گئے، ہم عدالتوں میں گئے، ہم پارلیمنٹ میں آئے. اس وقت جو ایک آرڈر، اچھا ذرا ہولڈ رکھے نا، ایک منٹ، ایک دم سے سینٹ پہ جمپ نہ کریں. میں مجھے بات کرنی ہے اس کے بارے میں، کر لیتے ہیں بات، کر لیتے ہیں خرید و فروخت کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کو ویسے مبارکباد بھی ہو، صادق سنجرانی صاحب ریاست کے کینڈیڈیٹ جیت گئے. آپ ذرا مبارکباد کو انجوائے کریں. میں ذرا تالپور صاحب کو انٹر کر لوں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ تیمور بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں ایک منٹ بس میں سوال ہے. یہ فکرہ ویسے یہ دونوں کافی ہیں، آپ ان کا ساتھ نہ دیں. یہ دونوں میرے بھائی کافی ہیں. سر میں ان کا ساتھ بالکل نہیں دے رہی، ٹرسٹ می، میں پاکستان کا ساتھ دے رہی ہوں. اور میں آپ سے وہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ میں جو ہوں کہ جو ادارے ہیں ان سے ایسا کیا گناہ ہو گیا، الیکشن کمیشن سے کیا گناہ ہو گیا. اور میں جو ہوں حکومت سے سوال ضرور کروں گی. تالپور صاحب، اس سے پہلے کہ بسرا صاحب آپ لوگوں سے بھی استعفیٰ مانگ لے، حکومت اپوزیشن سے استعفیٰ مانگ لے، مجھے آپ یہ بتا دیجئے تالپور صاحب کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس الیکشن کمیشن سے تقریباً تمام جو جماعتیں ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شکایات ہیں. کیا آپ حکومت کی یہ ڈیمانڈ کے موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مستعفی ہو پورا کا پورا، اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ جب تک ان کے کہنے پہ ہر چیز صحیح چل رہی تھی تو ان سے بہتر الیکشن کمشنر تو کہیں پہ تھا نہیں. پر تھوڑا انہوں نے سچ اور حقیقت آنا بات کرنی شروع کی، کچھ انصاف کے ترازو کو انہوں نے تولا، تو پھر جو ہے بڑی سخت ناراضگیاں ہو گئی ان کو الیکشن کمشنر کے ساتھ. اور بھائی ہو بھی گئی اور اوپنلی بھی لیا، کیونکہ ہم تو ہیں ڈکٹیٹر، ہم تو اپنے حکم پہ، انگلیوں کے اشارے پر حکم پہ سب کو نچاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں. تو اس لیے ہو گئے یہ بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈشکا کی الیکشن کی یہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ہمیں 20 یا 30 پول چاہیے، انہوں نے کچھ کہا، پی ٹی آئی نے کچھ کہا، اس سے ہمارا واسطہ تھوڑی ہے. بھائی الیکشن کمشنر تو وہ فیصلہ کرے گا جو اس کو صحیح لگتا ہے، وہ میری بات پہ یا نون لیگ کی بات پہ تھوڑی چلے گا. دس ہیز ٹو بی اے نیوٹرل ڈیسیژن ٹیکن بائی دیم، جن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اچھی بات ہے نا، پھر سے الیکشن ہو رہا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پہلے 9 الیکشنیں ہو رہی تھی، ہر کوئی کہاں بزی تھا، اب ایک ہی الیکشن ہے. آپ کی میڈیا بھی زیادہ کھل کے جائے گی، ڈبوں کو دیکھیں گے ذرا زیادہ غور سے، میرے خیال سے زیادہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں نے جن گاڑیوں سے فائرنگ ہوتے ہوئے دیکھی تھی ان پہ تو خیر کسی کا جھنڈا اور سٹیکرز لگے ہوئے تھے، پر لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیبیٹ. تو ایک اچھا صاف ستھرا عمل ہونے جا رہا ہے. آپ کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی الحمدللہ کراچی میں الیکشن ہونے والی ہے، اس کو بھی دیکھیے گا. عوام آپ کو بتائے گی ان کا فیصلہ کیا ہے اور کیسے ہے. اور آپ نے آلریڈی دیکھا کہ 9 الیکشنز ہوئیں، اتنی مقبول ہے وفاقی حکومت، اتنی مقبول ہے کہ 9 میں سے 8 الیکشنیں وہ ہار گئے. اور جن لیڈوں سے ہارے ہیں، مطلب کراچی میں پی ایس 88 پر پہلے انہوں نے
نمبر 2 پہ آئے تھے اور 7,000 کی لیڈ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. ان کی اپنی کارمائیوں کی وجہ سے اب وہ لیڈ ہم نے 19,000 پہ پہنچا دی. NA-221 تھرپارکر میں بائی الیکشن ہوا, اس کا رزلٹ کیا آیا؟ پہلے ہم جیتے تھے وہاں پر بھی 6,500 پونے 7,000 سے, ابھی 55,000 ووٹس کی لیڈ ہے ہماری. کراچی میں 2 نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ آتی تھی پی ٹی آئی, ابھی تیسرے نمبر پہ آئی ہے. دے جسٹ ایکوائرڈ 4,000 ووٹس. تو اسی طرح سانگڑ کے الیکشن میں ہم نے پہلے 19,000 پہ جیتی, اب ہم نے 40,000 پہ جیت لی. تو یہ ساری چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں, عوام تو یہی کر سکتے ہیں. جو بیچارہ بھوکا سوئے گا, جس کے پاس بجلی نہیں ہے, بجلی ہوتے ہوئے لائٹ آن نہیں کر سکتا, جس کے پاس گیس ہوتے وہ ٹھنڈے پانی میں نہا کے جا رہے ہیں صبح کو, تو ان کو مارنے سے تو رہا, وہ یا تو پھر اپنا انڈے ٹماٹر مارے گا ان کو, یا بدوائیں دے گا, یا پھر اپنا جو ووٹ استعمال کر کے اس کے تھرو بتائے گا کہ ان کے اوپر کتنے مسئلے, کتنے مسائل ہیں. آپ کو شکایت ہے الیکشن کمیشن سے؟ کرنے دھرنے ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں. میرے خیال سے الیکشن کمیشن ایک اچھی طرح سے کام کر رہا ہے, اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. چاہے فیصلہ ہمارے فیور میں آئے یا کسی اور کے فیور میں آئے, دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ. پیپلز پارٹی کو اس الیکشن کمیشن سے کوئی ریزرویشن نہیں ہے. اس راؤنڈ میں یہ بات تو ثابت ہو گئی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. انڈے ہوں, ٹماٹر ہوں, کالک ہو, وائلنس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے, اٹیک کا جو ایلیمنٹ ہے, جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم پاکستان کی سیاست میں دیکھا جا رہا ہے, اس پر ہم بات کریں. آج اسی قسم کا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے ان اے شارٹ وائل. اتنا بڑا جھوٹ لاہور ہائی کورٹ میں بولا کہ مریم کوآپریشن نہیں کر رہی تحقیقات میں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو بیانات جانچنے کا اختیار کس نے دیا؟ جس انویسٹیگیشن پہ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا, وہ کیس آج تک نہ یہ بنا سکے, نہ ریفرنس رجسٹر کر سکے. مریم نواز شریف کو جیل کی ضمانت کینسل ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے تو سوری, یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگا. امیدوار کے کھانے کے اندر سٹیمپ لگتی ہے, چاہے وہ امیدوار کے ناک پہ لگے, ماتھے پہ لگے, چہرے پہ لگے, ہے تو وہ امیدوار کے نام پر لگی ہے نا. جب آپ کی ووٹنگ انٹینشن جو ہے یا ووٹرز انٹینشن کلیئر ہے, اسی کھانے میں ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عمران خان اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا. یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں, ٹکٹ لے کر آئیں اور ECL میں میرا نام نکالنے کی کوشش کرے, میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنائیں. کورونا تو تب آتا ہے جب حکومت مشکل میں آ جاتی ہے, ورنہ کورونا نہیں ہوتا. کورونا سے بڑا خطرہ ہے عمران خان. کورونا تو آیا ہے, چلا جائے گا انشاءاللہ. اس کی ویکسینیشن بھی آ گئی ہے. عمران خان کی ویکسینیشن یہی ہے کہ عوام اس کو اٹھا کے باہر پھینکے. لانگ مارچ بھی آپشن ہے, استعفوں کا بھی آپشن ہے. کل PDM کا اجلاس ہے, اس کے بعد ہماری لانگ مارچ کی میٹنگز ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ چیز کو گھر جانا پڑے گا. مجھے اگر گرفتار کریں گے تو میاں صاحب خود لیڈ کریں گے. ویلکم بیک جی. صدیق الفاروق صاحب, مریم نواز صاحبہ کو آپ بھی ابھی سن رہے تھے, صبح بھی سنا ہوگا, تمام لوگوں نے ابھی بھی سنا. وہ سب کلیئر ہے ان کا روڈ میپ کہ اگر مریم نواز صاحبہ اریسٹ ہوتی ہیں تو میاں محمد نواز شریف لندن سے لیڈ کریں گے. وہ الگ بات ہے کیسے کریں گے, سب وہ ہم بعد میں اس بارے میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس ٹائم پر جو سب سے امپورٹنٹ ڈسکشن کی چیز ہے کہ جس طریقے سے نیب متحرک ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ, نمبر 1 کنسیڈرنگ دس تھنگ, نمبر 2 ان دا بیک گراؤنڈ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کو سمیش کرنے کی, کچلنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دھمکی ہے, بڑی سیریس دھمکی ہے, بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کیا آپ نے اس کو کسی فورم پہ رپورٹ کیا صدیق الفاروق صاحب؟ دیکھیے, بہت سے معاملات کہنے کے ہوتے ہیں, پیغام دینے کے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ مریم نواز ایک واضح ویژن کے ساتھ آتی ہیں, تو اب ایک طرف نیب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے, دوسری طرف دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو جناب نواز شریف نے وہ ان لوگوں کو میسج دے دیا ہے باقاعدہ نام لے کر. دوسری بات میں ادھر ہی جوڑوں کہ آخر یہ دیکھیں تو صحیح دنیا کہاں ہے. بھائی لیاقت علی خان صاحب شہید ہوتے ہیں, الزام اسٹیبلشمنٹ پر. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوتا ہے, کس کے دور میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں بگٹی صاحب, اکبر بگٹی صاحب, وہ شہید ہوتے ہیں, کس پر, کس نے کرایا. پھر بے نظیر صاحبہ شہید ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بہت سے صحافیوں کو دھمکی ملی اور ان کو اٹھا کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اب دھمکی دیتے ہیں آپ مریم نواز صاحبہ کو. تو اب پردے اٹھ گئے ہیں, سب بے نقاب ہو گئے ہیں, کوئی چھپا نہیں رہ گیا. اور یہ دور اب الیکٹرانک دور ہے. لوگ اب غلامی اور دھمکیاں قبول نہیں کر رہے. میں یہ عرض کروں گا
जितना मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, इतना अरसा मैंने सियासत में गुजारा है, स्टूडेंट लीडर भी, लेबर लीडर भी, साहबियों का छोटा मोटा लीडर सब, मैं ये अर्ज करूंगा कि उस रद्द अमल से बचें। ये लोगों को मसलने की धमकियां देने वाले कहीं खुद और इनके साथ आगे पीछे के लोग अवाम के पांव तले ना आ जाएं, बचें, और ये अच्छा नहीं होगा। लोग अब बैठेंगे नहीं, इस पूरे रीजन की फजा को देख लें, बर्मा देख लें, तुर्की देख लें, इधर उधर सब देख लें, ये न करें। हम आपकी फलाह चाहते हैं, मुल्क की फलाह चाहते हैं, तो ऐसा ना करें। आप हमें आइन के और कानून के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। दूसरी बात ये है जो आज यू नीड टू नॉक एट द राइट डोर ऑल्सो। बड़ी सीरियस ये एलिगेशन लगाई गई है मियां साहब की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, इसको रिपोर्ट करना भी बनता है। मुझे आगे बढ़ने की जरा इजाजत दीजिए। बसरा साहब, मेरा सादा सा सवाल है, वो कौन मर्द होते हैं जो किसी औरत को कुचलने की धमकी देते हैं? मतलब किसी औरत को मार देना, उसको ये धमकी देना कि भाई हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे, तुम्हें कुचल देंगे, तुम्हें स्मैश कर देंगे, ये तो अपने आप में जो मर्द है वो अपनी मर्दानगी खो बैठता है। आप एक मर्द है, आप मुझे खुद बताइए कि आप किसी औरत को ये धमकी देंगे कि मैं तुम्हें कुचल दूंगा? विल यू डू दैट सर? बसरा साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट, सॉरी, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, प्लीज जरा इसको फिक्स कीजिएगा। तैमूर तालपुर साहब, आपकी पार्टी इस चीज को बहुत इस किस्म की चीजों के ऊपर बहुत अपनी जो आवाज है खुलकर बयान करती है, खवातीन के बारे में, अभी आपने विमेन मार्च के ऊपर भी बहुत सी इस हवाले से आप लोगों ने बातें की। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मरियम नवाज साहिबा, आपकी इत्तेहादी भी है पीडीएम के अंदर, वो एक इतनी सीरियस चीज आप लोगों को रिपोर्ट करी, आप लोगों से शेयर कर रही है, आप लोगों ने इसकी कोई कंडेमिनेशन, कोई बातचीत, आपने कुछ भी नहीं किया। कहीं 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 वो ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो जब तकरीर हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब की और उसके बाद हुकूमत में बैठे नवाज शरीफ साहब ने आप लोगों से राब्ता करना बंद कर दिया था, आप क्या उस चीज का बदला तो नहीं निकाल रहे? नेवर, नॉट एट ऑल। द पॉइंट इज नॉट कि मरियम नवाज साहिबा क्योंकि वो हमारे साथ हैं इस वक्त पीडीएम में, नॉट एट ऑल। हमारे एक एमपी ने एक बहुत ही छोटा सा मजाक किया था किसी और पार्टी की एमपी के साथ, जिसपे हमें सिंसियर थ्रेट्स आई थी पार्टी लीडर कि हम आप अगर उनसे माफी नहीं मांगे, इवन दो शीज फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस, हम आपकी रुकनियत खत्म कर देंगे। हम इस चीज को इतना सीरियसली लेते हैं और हमने इसको भी लिया है, उसको हमने कंडेम किया है। जितना कंडेम करेंगे गलत होगा, पर द इशू एक्चुअली इज कि यहाँ पर इनको इनकरेजमेंट मिलती है। आपने सुना था जो बातें इसने गंडापुरी ने की थी अबाउट मरियम नवाज साहिबा, क्या वो करने जैसी बातें थी? क्या कोई भी थोड़ी सी भी शर्म, हया या गैरत वाला आदमी किसी की माँ, बहन, बेटी के बारे में इस तरह की बात करेगा? या जो अब इन लोगों ने बात की है, क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? और इतना दुख होता है कि जब आप इन लोगों से बात करो तो बजाय इसके कि वो उसको कंडेम करे, वो और इनकरेज करते हैं कि हम और क्या करें, क्योंकि इनकी पॉलिसी ये, जितना ये गलत अलग बोलते रहते हैं उतनी इनको तरक्कियां मिलती रहती हैं। जो भी आज इनके ज्यादा फेमस स्पोक्स पर्सन, फेवरेट स्पोक्स पर्सन हैं इमरान खान साहब की, उनकी आप जबान सुन लें किस किस्म की होगी। आप हमारे स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब, उनकी आप आवाज सुन लें, उनकी जबान सुन लें, उनका तरीक़ेकार सुन लें। तो दीज थिंग्स आर टोटली अनएक्सेप्टेबल। मुझे दुख हुआ कि जब इन्होंने नया तमाशा एक शुरू कर दिया है पीएमएल नून के कारकुनान के साथ, लीडर्स के साथ जो जूते मारे गए और चपेट मारी, जिसमें एक मोहतरमा भी उनके साथ थी, उनके बाद भी किसी ने एक लफ्ज कह दिया कि बहुत गलत हुआ है, वो इनकरेज कर दे, वो वहां पे क्यों आए? तो हम इस बयानी को बिल्कुल भी ना कबूल करते हैं, ना किसी भी सूरत इसको कबूल करेंगे। और इन्होंने ये शुरुआत की ना, देखा आपने, इन लोगों ने उनके लीडर्स के साथ किया, उन लोगों ने इनके साथ कर दिया। आपको पता है कुछ अर्सा पहले, बल्कि 2008 में जब पहली बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं पहली बार एमपी बना था 2008 में, तब किसी ने कहीं से एक जूता मारा था अरबाब गुलाम रहीम को, जो कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हामी था, कारकुन पर हामी था। हमने उसकी 4 बार बेल रिजेक्ट कराई ताकि सबक सीखें, माहौल को खराब ना करें। आज इन्होंने उनको जूता मारा, उन्होंने इनको मार दिया और ये ऊपर जाएगा। अब इनकी लीडरशिप तब ये जाए, तो ये लोग समझते नहीं है, क्योंकि ये गैर सियासी हैं। बिनिश, अगर ये लोग सियासी होते ना, ये कभी भी इस किस्म की चीजों में बिलीव नहीं करते, इन चीजों को अलग करते। पर एक पार्टी जिसमें सारी माफियाज के लोग बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग के सारे लोटे जाके बैठ गए हैं, माल कमाने के लिए आए हुए हैं, करप्शन को 117 से 124 नंबर पे ले गए हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही एक्सपेक्ट करेंगे। अल्लाह इनको होश के नाखुन दे, पर कहीं से भी आता नहीं है। जितनी बार इनके एमएनएज ने, एमपीएस ने या वज़रा ने
किसी मोहतरमा की, किसी की तजलील की है? आप मुझे एक बार बता दें कि इमरान खान न्याजी ने आके कहा हो कि आई डू नॉट लाइक दिस और डोंट डू दिस, उनको उल्टा शाबाशियां मिली हैं जिसकी वजह से माहौल और खराब होता जा रहा है। बसरा साहब आप हमारे साथ हैं? ठीक है, आई टेक अ ब्रेक। बसरा साहब से बहुत सी बातें करनी है, मुझे जवाब चाहिए, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शौकत बसरा साहब को शामिल करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक। जी शौकत बसरा साहब, वो कौन से मर्द होते हैं जो किसी भी औरत को कुचलने की धमकी देते हैं? मतलब किसी औरत को मारना, उस पर ज्यादती करना, उसे कुचलना, उसे स्मैश करना, ये तो अपने आप में जो मर्द हैं वो अपनी मर्दानगी ही खो बैठते हैं इसमें। आप एक मर्द हैं, आप ये करेंगे क्या? किसी खातून को इस तरह की धमकी देंगे? इनेश, ये तो आप उनको मर्द कह रही हैं, ये तो मर्द के नाम पे कलंक का टीका है वो लोग। मैं समझता हूँ उनमें ना गैरत होती है ना हमीयत होती है। मैं आपके पास एग्री करता हूँ। और मुझे अगर सियासत में हम देख लें, अगर ऐसे कल्चर को, पहली बात तो जो सियासत के अंदर ये तशद्दुद वाला जो कल्चर है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हमारी पार्टी में मजम्मत करती है कि ये गलत रवश है और गलत तरफ हम चल पड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं याद माजी अजाब है यारब। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा माजी को देख लें, पाकिस्तान की सियासत में हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ और दूसरे भुट्टो साहबा के साथ क्या कुछ किया इन लोगों ने कि उनके नंगे पोस्टर्स जहाजों से फेंके गए। नहीं, तब आप वही सब कुछ मरियम नवाज साहिबा के साथ करना चाहते हैं। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। शहीद सर आप बीबी बात को खत्म जेलों करें, के अंदर- लेकिन मेरी बात सुने। एक आप मिनट, इंक्वायरी दिनेश- नहीं सर, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं कि मेरी किसने बात धमकी तो दी सुन मरियम ले, नवाज मेरी बात साहिबा तो को सुन ले। स्मैश करने ऐसे की? नहीं दिनेश, देखिए ना जी। दिनेश, ये बात गलत है, मुझे आप मौका भी नहीं दे रही। अच्छा, कर शहीद लें, कर बीबी लें। को पाबंदे सलासिल किया गया छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब मैं आपकी अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो मेरा ख्याल कहता है कितना जबरदस्त मुकदमा है। 3 दिन गुजर गए हैं। अगर मरियम बीबी को किसी ने कत्ल की धमकियां दी हैं, अगर स्मैश क्रैश पता नहीं क्या क्या हो गया है, तो मुझे बताएं। ये तो छोटे छोटे ट्वीट कर देती हैं और ऑडियो वीडियो तो इनका वैसे भी बड़ी क्वालिटी है, रिकॉर्ड बड़ी जल्दी करती, तो अभी तक वो क्यों नहीं रिलीज की गई? नंबर 1। नंबर 2, क्या अभी तक किसी अदालत में गई है, किसी थाने में गई है, किसी कोर्ट में गई है? वो मुझे बता दें। और आखिरी बात, देखिए ये जो पाकिस्तान की सियासत में ये जो टोपी ड्रामा है ना, मैं यकीन से अब कह रहा हूं ये सब टोपी ड्रामा है। और उसके बाद आप ये कहें कि जी हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पूरा खानदान पाकिस्तान पे कुर्बान हो गया, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने शहीद बीबी के लाश पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान खपे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं हम पाकिस्तान तोड़ देंगे। हम पाकिस्तान, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो जुबान बोल रहे हैं, जो उनको टारगेट कर रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं इनका एजेंडा क्या है। ये भी उसी एजेंडे की कार्रवाई है कि अब कहें जी बीबी को कत्ल करना चाहते हैं, बीबी को मारना चाहते हैं और साथ पाकिस्तान तोड़ने की बातें। ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है। बसरा साहब मुझे एक चीज बता दें, आपने मजम्मत की बहुत ज्यादा बात की, आपने वायलेंस की मजम्मत भी की। आप उस वायलेंस की, उस जूता मारने की, उस थप्पड़ मारने की, उस मरियम औरंगजेब के दुपट्टा खींचने की मजम्मत करेंगे जो इस्लामाबाद में हुआ जिस दिन आपके वजीर आजम, मेरे वजीर आजम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मजम्मत नहीं, बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ उन लोगों की हरकत की। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कल्चर अच्छा नहीं है। वेरी गुड बसरा साहब, मैं और खुश होती अगर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज की मजम्मत करते, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने इस फोरम के ऊपर सच बोलते हुए उसकी मजम्मत की। सदीक अल फारूक साहब यहाँ से शुरू कीजिए। एक मिनट बसरा साहब। हाई कोर्ट में मौजूद था, जो इन लोगों ने वहां पर तूफान बर्पा किया है, जिस तरह इन्होंने वहां वो पर काबिल मजम्मत है सर, हाईली कंडेमेबल। मैं सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करती हूँ, लेकिन बस सिर्फ इतना टिप जरूर देना चाहती हूँ सर कि आवाम की पल्स को भी आप समझें, बस दैट्स इट। लेकिन ये इस तरह का बर्ताव काबिल मजम्मत है। मेरा मुतालबा है सदीक उल फारूक साहब से और पूरी मुस्लिम लीग नून से, खुदारा जो धमकियां आपको मिली हैं, जो आपके पास वीडियो ऑडियो जो सबूत है, खुदारा कौम के सामने रखें, वरना ये टोपी ड्रामा बंद कर। फारूक साहब यहाँ से आगाज कीजिए। जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, मुआविन खुसूसी हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, आप उसकी मजम्मत करते हैं सर? देखिए, हम सियासत में इस तरह के तर्ज अमल को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अभी अगर वो हमारे कारकुन थे, अगर किसी और ने नहीं भेजे हुए थे,
तो जरा फिर जो कुछ अभी आपने बताया पार्लियामेंट के सामने, इससे पहले हसन इकबाल पर गोली चली, उन्हें अल्लाह ने बचाया, जनाब नवाज शरीफ पर चप्पल फेंका गया, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, और इसी तरह ये सारी बातें सामने रखें। ये कल्चर किसने? मैं एक दिन मार्केट में गया, एक लम्हा मैंने कर दिया उसकी, मैंने रिजेक्ट कर दिया है, आप छोड़ देना, मैंने रिजेक्ट कर दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं एक दिन मार्केट में गया आज से काफी साल पहले, वहां तहरीक इंसाफ के 2-3 जो उन्होंने मुझे घेर लिया। भाई 1 मिनट सब्र करें, मैंने जवाब दे दिया है। मैं ये आपकी बात करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान की बात सुन ले। मैं अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, अफवाज पाकिस्तान के लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं, हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर जासूसी करते हुए पकड़ते हैं और उन्हें खुद अफवाज से सजा देती हैं, तो हम भी सियासत करने वाले लोग जो मुट्ठी भर हैं उनकी मजम्मत करते हैं। वो अफवाज पाकिस्तान के पीछे न छुपें। हमें सबूत चाहिए। कौन से सबूत है आपके पास जो मरियम बीबी को धमकियां दी गई है? यार अपना सबूत आपको क्या चाहिए? सबूत का मामला हमने जवाब दे दिया है। जब कौम को जवाब दें, इनको कहें जरा चुप करें, अगर पिंडली में बहुत दर्द है तो जरा बर्दाश्त करें उसे। मैं जवाब देने दे मुझे। जी सदीक साहब, वो सबूत मुझे जवाब देने दे। सबूत अगर देने हुए तो हम अदालत में देंगे। ये कौन है? बसरा साहब, बसरा कौन है? इसको सबूत दूं मैं? सदीक साहब, हुकूमत है, हुकूमत है। हाँ हुकूमत है, बिल्कुल ऐसी हुकूमत है जिसने जाली मैंडेट लिया है अभी। चलिए जी, अपॉइंटर